रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में बच्चों आज हम कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए एक बहुत 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 ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी का जो कालांश चल रहे हैं उनमें सबसे अधिक उपयोगी कालांश है बच्चों। यह कालांश 3 दिन में चलेगा बच्चों। एक दिन हम आपके कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स हैं, उप सह संयोजक यौगिक हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भाग है बच्चों आपकी केमिस्ट्री का। आज हम एक छोटा सा कालांश उसके इंट्रोडक्शन कर देंगे और बोर्ड पर जो कुछ लिखा हुआ है बेटा, इस सबको आपको याद करना है। आप याद करेंगे तभी आपको अगले 2 कालांश समझ में आएंगे। कल हम क्या करेंगे, उप सह संयोजी यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना सीखेंगे, नामकरण सीखेंगे। उसके बाद अगले कालांश में हम इनमें पाई जाने वाली समावयवता, इनका संकरण और इनकी ज्यामिति की चर्चा करेंगे। 3 कालांश बच्चों, 3 कालांशों में यह टॉपिक होगा। आज इंट्रोडक्शन का कालांश है। आप इस पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लेना है, मैं बीच में हट जाऊंगा सामने से। पूरा टॉपिक नोट कर लेना, जो मुख्य बातें हैं जिनका आप कल और परसों के कालांश में उपयोग करेंगे, उनको मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हम इसके बारे में आपको। आप ध्यान लगाकर पेन कॉपी उठा लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने वाली हैं। आइए रसायन विज्ञान के इस खूबसूरत से चैनल में हम और आप मिलकर आज एक नई हेडिंग लगाते हैं, जो कि कक्षा 12वीं के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उप सह संयोजी रसायन या उप सह संयोजी यौगिक। उप सह संयोजी यौगिक का बेटा एक हमने एग्जाम्पल लिख रखा है, ज्यादा चर्चा नहीं करनी है क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो रही है। हम यह मान चुके हैं कि बच्चों को बहुत कुछ आता है। यहाँ पे एक मैंने उप सह संयोजी यौगिक लिखा हुआ है बेटा, ठीक है ना। ये जो पार्ट होता है इसका, ब्रैकेट के अंदर जो भाग होता है, यह उप सह संयोजी यौगिक वाला पार्ट है। ये वाला भाग आयोनाइज हो जाता है, इसमें के आयन बन जाएंगे, बका ये पूरा एक आयन बनेगा। ये जो पूरा भाग होता है, इतना वाला भाग होता है, जिसके अंदर धातु होती है, लिगेंड होते हैं, ऑक्सीकरण संख्या होती है, सब इस सब पूरे भाग को हम उप सह संयोजी मंडल कहते हैं। उप सह संयोजी मंडल वाला भाग कहलाता है, ठीक है ना। किसको क्या बोलते हैं ये देखें बच्चों। ये जो है ये जो दिख रहा है, यहां एरो बना हुआ है, यह केंद्रीय धातु है। क्या है बेटा ये? यह केंद्रीय धातु है। किसी भी उप सह संयोजी यौगिकों की केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है यह। इसके नाम कैसे लिखते हैं बेटा, नामकरण में बताएंगे। आपको इतनी केंद्रीय धातु याद करनी है, आपको इतनी केंद्रीय धातु याद करनी है। इनके 2 तरह से नाम लिए जाते हैं। Fe को आयरन और फेरेट बोलते हैं, Cr को क्रोमियम और क्रोमेट बोलते हैं, CO को कोबाल्ट और कोबाल्टेट बोलते हैं। इसी क्रम में आपके सिलेबस में 99% इन्हीं केंद्रीय धातुओं से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो आपको केंद्रीय धातु को याद कर लेना है। इतनी केंद्रीय धातुएं लिखी हुई हैं बच्चों, इन केंद्रीय धातुओं को आपको पहले याद कर लेना। अभी कोई टॉपिक ज्यादा नहीं समझा रहे हैं हम आपको, केवल आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जनरल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ये केंद्रीय धातु आप याद करके बैठेंगे जब कल का कालांश चालू होगा। ये जो है बच्चों, ये जो CN दिख रहा है, CN जो दिख रहा है, इसको लिगेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को केंद्रीय धातु परमाणु को प्रदान करता है। यानी लिगेंड्स किसी भी उप सह संयोजक यौगिक की वह स्पीशीज होती है जो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स केंद्रीय धातु परमाणु को देता है और उससे उप सह संयोजी बंध बनाता है। यही परिभाषा है इसकी बेटा। ये क्या है? लिगेंड्स। सबसे महत्वपूर्ण भाग है, ये क्या होगा बच्चों? यह लिगेंड है। लिगेंड क्या होता है? लिगेंड किसी उप सह संयोजी यौगिक का वह भाग होता है जो केंद्रीय धातु परमाणु को एक या एक से अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, उसे हम लिगेंड कहते हैं। ठीक है नहीं? किसी भी लिगेंड के, लिगेंड बेटा ये लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं लिगेंड, ये दिख रहे हैं ना, ये ऋणात्मक लिगेंड लिखे हुए हैं, ये उदासीन लिगेंड लिखे हुए। सामान्यतः इतने ही लिगेंड आपके सिलेबस में आते हैं। लिगेंड्स तो बहुत से हैं बच्चों, कुछ बातें मैंने स्टार लगा रखी हैं इनमें, कुछ बातें और समझ ले। ये स्टार लगाए, ये लगाए, ये लगाए, ये लगा, ये लगा,
इनको स्टार क्यों लिखाया गया बेटा, है ना। लिगेंड की बेटा डेंटिसिटी भी होती है। डेंटिसिटी मतलब लिगेंड कितनी जगह से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। कोई भी लिगेंड जितनी जगह से इलेक्ट्रॉन दे सकता है वह उसकी डेंटिसिटी कहलाती है। यह एक द्विदंती लिगेंड है। यहां से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और यहां से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। यह एक द्विदंतीय लिगेंड है। और कहां है बच्चों द्विदंती लिगेंड? एक ये द्विदंती लिगेंड है। यह भी यहां से इलेक्ट्रॉन दे सकता है और यहां से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। सामान्यतः आपके सिलेबस में बाइडेंटेट यानी द्विदंती लिगेंड दो हैं केवल, एक ऑक्सीलेटो और एक इथिलीन डाइमीन। आपको दो ही याद रखने हैं बेटा, ज्यादा आपके सिलेबस में है नहीं अभी। ऑक्सीलेटो और इथिलीन डाइमीन दो लिगेंड आपके द्विदंती लिगेंड हैं, ठीक है ना। और ये जो दो लिखा है बच्चों ये द्विदंती नहीं है, ये दो चार्ज है। चार्ज का उपयोग ऑक्सीजन संख्या ज्ञात करने में होगा। यहां अलग अलग साइट पे दो, इस ऑक्सीजन पे अलग, इस ऑक्सीजन पे अलग, ये अलग बात है बेटा, है ना। ये द्विदंती लिगेंड है। तो डेंटिसिटी भी लिगेंड की हमें याद करनी है। लिगेंड की जितनी डोनेटिंग साइट्स होती हैं, जितने परमाणुओं से वह इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, वह उसकी डेंटिसिटी कहलाती है। जैसे यह द्विदंती लिगेंड है और इस पर -2 आवेश है। यह द्विदंती लिगेंड है, इस पर 0 आवेश है। द्विदंती लिगेंड भी आपको याद नहीं, लिगेंड में क्या याद, लिगेंड्स तो हो ही गए। द्विदंती लिगेंड्स भी ये मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं। एक दंती लिगेंड, एक दांत है मतलब एक जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। अच्छा और बात देखें, इनमें क्यों स्टार लगा है बेटा, ये और ये और यह एम्बीडेंट लिगेंड है, उभयदंती लिगेंड है। एम्बीडेंट लिगेंड एक ही है लेकिन भाई दो जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। जैसे दो मुंह वाला सांप, इस साइड से भी चल सकता है, इस साइड से भी चल सकता है। यह O से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और N से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। जब यह O से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसको नाइट्राइटो बोलेंगे, और जब यह N से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नाइट्रो बोलेंगे। सूत्र एक ही है बच्चों, क्या कह रहा हूं मैं, सूत्र एक ही है लेकिन दो डोनेटिंग साइट हैं उसी सूत्र में। यानी दो जगह से इलेक्ट्रॉन दान करने की शक्ति रखता है, यह एम्बीडेंट लिगेंड कहलाता है। ठीक है ना बेटा, एम्बीडेंट। इसी प्रकार थायोसाइनो, आइसोथायोसाइनो। जब एस से करेगा, एस से करेगा तो थायोसाइनो और एन से करेगा तो आइसोथायोसाइनो। इसी प्रकार यह है सी से करेगा तो साइनाइडो और एन से करेगा तो आइसोसाइनाइडो। तो यह कौन से कहलाएंगे बेटा, एम्बीडेंट लिगेंड्स। कुछ लिगेंड्स उदासीन है, सामान्यतः इनका ही उपयोग होता है। H2O को नया नाम मिलता है एक्वा, IUPAC दिया बच्चों ये नाम। NH3 को नया नाम मिलता है एमीन और CO को नया नाम मिलता है कार्बोनाइल, कार्बोनाइल। ठीक है ना, यानी दो बात हो गई हमारी। केंद्रीय परमाणु आपको ये याद कर लेना है, कल इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी बच्चों, आज तो हम आपको केवल एक रफ जानकारी दे रहे हैं। इसके बाद लिगेंड्स जो हैं, आपको इतने सारे लिगेंड्स लिखे होंगे बेटा, इन लिगेंड्स को याद कर लेना है। ये ऋणात्मक लिगेंड्स है सारे, ये द्विदंती है, यह भी द्विदंती है, ये सब एक दंती लिगेंड है। अगली बात आती है बेटा, ये 6 क्या है, ये 6 क्या है। 6 बच्चों इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड की या उप सह संयोजी यौगिक की उप सह संयोजन संख्या है। क्या है बेटा, यह उप सह संयोजन संख्या, उप सह संयोजी संख्या है। ये क्या है, 6 उप सह संयोजी संख्या। इसको आपने नोट कर लिया है ना, पॉज करके नोट कर लेना, मैं मिटा रहा हूं इसको। उप सह संयोजी संख्या का मतलब क्या हुआ, इस बात को अभी हम थोड़ा सा समझ लें। हम लिख रहे हैं कि 4FeH2O का K2 लिख दें। अच्छा, K2FeH2O का होल 4En, ऐसा लिखें और यहां लिख दें Cl2। ये लिखा हमने ऐसे, मान लो एक कंपाउंड है। अब इसमें क्वेश्चन आता है इसकी उप सह संयोजन संख्या कितनी है।
किसी भी उपसहसंयोजी यौगिक में केंद्रीय परमाणु को लिगैंड जितनी जगह से इलेक्ट्रॉन दान करेंगे, जितने लिगैंड उससे जुड़ेंगे, वह उसकी उपसहसंयोजन संख्या कहलाएगी। अब बच्चे गलती क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे 4 और 1 5 हो गई है, लेकिन बेटा 5 नहीं लिखना है। En अपने हाथ में 2 हाथ रखता है। En के कितने हाथ होते हैं बच्चों? En के 2 हाथ होते हैं। अगर Fe यहाँ आएगा, Fe यहाँ आएगा, एक H2O, 2 H2O, 3 H2O, 4 H2O, और जो En आएगा वो En 2 हाथ से आएगा। En कितने हाथ से आएगा? 2 हाथ से आएगा, क्योंकि En की डेंसिटी 2 है। तो डेंसिटी ध्यान रखना है बच्चों आपको। तो प्रश्न आया इसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी है, तो उत्तर होगा बच्चों इसकी उपसहसंयोजन संख्या 6 है। कितनी है? 6। जैसे ये लिखाएगा CrEn का होल थ्राइस और SOCl3 लिख दे। अच्छा, Cl3। प्रश्न आया इसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी है। उपसहसंयोजन संख्या बच्चों केंद्रीय धातु परमाणु की होती है। इस केंद्रीय धातु परमाणु की उपसहसंयोजन संख्या 3 नहीं है। कितनी है बेटा? यह लिगैंड बाइडेंटेड है, इसलिए इसकी उपसहसंयोजन संख्या, एक लिगैंड के 2 हाथ होंगे तो उपसहसंयोजन संख्या 6 होगी। कितनी होगी बेटा? 6। ऐसा लिखा आ जाएगा, लिखा है PtC2O4 का होल थ्राइस, K2 PtC2O4 का होल थ्राइस। इसकी उपसहसंयोजन संख्या आ जाए तो इसकी भी बच्चों उपसहसंयोजन संख्या 6 है, क्योंकि C2O4 भी क्या होता है? एक बाइडेंटेड लिगैंड होता है। तो कभी कभी C2O4 और En अगर यह आते हैं तो उपसहसंयोजन संख्या ज्ञात करने में थोड़ा ध्यान देना है बच्चों आपको, है ना। 2 ही एग्जाम्पल है आपके सिलेबस में। कौन से? एक C2O4 और एक En। अगर ये आ जाए तो उपसहसंयोजन संख्या ज्ञात करने में थोड़ा आपको ध्यान देना है, थोड़ा आपको ध्यान देना है बेटा, है ना। चलिए और देखें क्या है। यह क्या है बच्चों? यह केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या है। क्या कह रहा हूं मैं बच्चों? यह केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या है। सेकंड, ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है, ये परीक्षाओं में बहुत आता है। इसको निकालना मैं अलग कालांश में बताऊंगा। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने बच्चों में इन चार्ज का उपयोग करना पड़ेगा। तो आप चार्ज सहित याद करेंगे, आप चार्ज सहित याद करेंगे। ये जो चार्ज लिखे हुए हैं -1 -2 -1 -2 -2 -1 -2, ये चार्ज लिखे हुए हैं, इन चार्ज की जानकारी आपको होना अनिवार्य है, तभी आपकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात हो पाएगी। ठीक है नहीं। कुछ ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने में कुछ धनायन का भी उपयोग करेंगे हम। जैसे K की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, Na की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, SO4 अलग से आएगा। SO4 तो लिखा ही हुआ है बच्चों, उसमें SO4 लिखा हुआ है। NH4 आ जाता है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। अगर ये भी आएंगे तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या में याद रखनी है। तो यह कहलाती है ऑक्सीकरण संख्या। अर्थात एक ब्रैकेट के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु और निश्चित संख्या में लिगैंडों के समूह को रखने के पश्चात जो भी पदार्थ प्राप्त होते हैं वह पदार्थ उपसहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। उपसहसंयोजी यौगिकों को जिस कोष्ठक के अंदर रखा जाता है, जिस ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है, यह ब्रैकेट उपसहसंयोजी मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? यह जो ब्रैकेट है, यह ब्रैकेट उपसहसंयोजी मंडल कहलाता है। हम क्या क्या जान चुके हैं अभी, जिनकी हमें कल आवश्यकता पड़ेगी बच्चों। पहली बात तो उपसहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं? उपसहसंयोजी यौगिक की परिभाषा अगर लिखोगे तो वह होते हैं जो अपनी ठोस अवस्था और विलयन दोनों में स्थायी होते हैं। इनका अस्तित्व दोनों में होता है। ये जो ब्रैकेट है, ये वाला भाग अब और आगे नहीं टूटेगा। ये K तो अलग हो सकता है, लेकिन K के अलावा ये K तो अलग हो जाएगा तो इसमें 4 नेगेटिव आ जाएंगे। इसके अलावा ये वाला पार्ट अलग नहीं होगा, अर्थात यह अपनी आयन में भी स्थायी रहेगा और यह अपनी सॉलिड स्टेट में भी स्थायी रहेगा। वह उपसहसंयोजी यौगिक है। इसमें होता क्या है? इसमें एक उपसहसंयोजन मंडल के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु निश्चित संख्या में लिगैंड के साथ जुड़ी हुई होती है। ठीक है।
लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स किसी उपसह संयोजक यौगिक की वह स्पेसीज होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु को अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उनसे उपसह संयोजी बंध बनाते हैं। किसी लिगेंड द्वारा डोनेट किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाने वाले परमाणुओं की संख्या को उसकी डेंसिटी कहते हैं। एक जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा मोनोडेंटेट लिगेंड कहलाएगा, दो जगह से होगा तो बाइडेंटेट कहलाएगा, तीन जगह से होगा तो ट्राइडेंटेट कहलाएगा। जैसे एक लिगेंड होता है बच्चों EDTA, एक लिगेंड होता है, अभी हम पढ़ाएंगे आपको EDTA, कल के कालांश बता देंगे। यह हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, इसके 6 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं बच्चों? 6 जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, यह हेक्साडेंटेट लिगेंड है। तो लिगेंड्स केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली स्पेसीज, जितने डोनेटिंग साइट्स होंगी उतनी उसकी डेंसिटी कहलाएगी। अगर किसी एक ही लिगेंड में 2 जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकता हो, लिगेंड वही है, यह एम्बीडेंट, एक बार में एक ही होगा। लेकिन बच्चों जैसे आपको 2 जगह से होता है तो ये बाइडेंटेट क्यों नहीं है? इसमें एक बार में दोनों दे सकते हैं, इसमें एक बार में एक ही देगा, या तो N देगा या O देगा। इसमें ये वाला O भी देगा, ये वाला O भी देगा, ये याद रखना है ना। तो यह एम्बीडेंट लिगेंड है। एम्बीडेंट लिगेंड क्या होते हैं? जिनकी 2 डोनेटिंग साइट्स होती हैं, ये 2 जगह से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। जैसे 2 मुआ सांप होता है, इस साइड से भी चल सकता है, इस साइड, दोनों साइड तो चलेगा नहीं, चलेगा एक ही साइड, लेकिन 2 जगह से चल सकता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन एक ही बार देगा, लेकिन यहां से भी दे सकता है उसे और N से भी दे सकता है। एम्बीडेंट लिगेंड्स कहलाते हैं। कुछ लिगेंड्स उदासीन भी होते हैं, इनके नाम हमने लिख दिए हैं बच्चों। इन सबको आप बहुत अच्छे से याद कर लें, तभी आपको अगला कालांश समझ में आने वाला है बेटा। अगला कालांश पढ़ने से पहले आप इनको याद कर लें। अगले कालांश में उपसह संयोजक यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना सिखाएंगे, IUPAC नाम ज्ञात करना सिखाएंगे। आप लगातार बच्चों पढ़ते रहिए, पढ़ाई एकमात्र विकल्प है आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने का। ऑल द वेरी बेस्ट।